ऑलराइट गाइस, योजना मैगजीन अगस्त में आप सभी का स्वागत है। तो हर मंथ की तरह इस बार भी हम अगस्त की मैगजीन लेकर आए हैं ताकि योजना मैगजीन जो कि एक गवर्नमेंट का ऑफिशियल सोर्स है उसको प्रिपेयर करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हम आपके लिए काम ऐसे भी आसान कर देते हैं कि योजना के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस कीजिए, बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। सो इट इज़ जस्ट लाइक कि हम आपके एफर्ट को क्या करने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं। एंड इस बार जो योजना मैगजीन आई है वो भी कोई बहुत लंबी चौड़ी योजना मैगजीन नहीं है। न्यू फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम के नाम से ही योजना मैगजीन आई है। एंड इसमें क्या दिया गया है, इट इज लाइक स्कैटर्ड थिंग्स। कुछ फार्मर्स के बारे में बात की है, कुछ संस्कृत के बारे में बात की है, कुछ हेल्थ के बारे में बात की है, कुछ एआई के बारे में बात की है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि कंटिन्यूटी हमें देखने को मिली योजना में। लेकिन एनीवे इस बार भी अगर हम मेंस का एग्जाम भी देखें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने योजना मैगजीन में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया था और मैंने बोला भी था कि मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रेलेवेंस है जी योजना मैगजीन की। हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं तो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हुए एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है आपने कि करंट अफेयर्स तो अथाह भंडार है। आप जहां से जो मर्जी करी जाए, जितना मर्जी करी जाए, तो वहां तक तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया जाए। तो क्या फिर हमें करंट अफेयर्स इग्नोर करने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ये भी नहीं बोला। तो फिर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी करंट अफेयर्स की? करंट अफेयर्स की आपकी सीधी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आपको गवर्नमेंट सोर्सेज को पहले उठाना है। गवर्नमेंट सोर्सेज जैसे बजट, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम्स, पार्लियामेंट्री बिल्स या लॉज, या स्टेट लॉज, या फिर कुरुक्षेत्र एंड योजना मैगजीन। तो आप इनको अगर पहले कर लेंगे तो व्हाट विल हैपन, chances of solving the question from the current affairs, be it in prelims, be it in mains, will be higher। मतलब वो आपके बढ़ जाएंगे चांसेस। तो इसी के साथ अब हम आगे योजना मैगजीन शुरू करते हैं। एंड पहले यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस आर्टिकल का नाम है दैट इज फ्रीडम टू इनोवेट। अब फ्रीडम टू इनोवेट में क्या बात की जा रही है, दे टॉकिंग अबाउट इनोवेशंस। जैसे आप एग्रीकल्चर फील्ड में चले जाइए, या आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में चले जाइए, या आप एजुकेशन की फील्ड में चले जाइए, डिजिटल एज की बात कीजिए, आप इकोनॉमी की बात कीजिए, ऑटोमेशन की बात कीजिए, ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला, स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात कर लीजिए। तो हर जगह फ्रीडम टू इनोवेशन के बारे में बात की गई है कि कैसे गवर्नमेंट ने इनोवेशन में प्रमोट करने की कोशिश की सभी को। So agriculture revolution led to the development of what? Advanced irrigation system, crop rotation methods and selective domestication practices which significantly boosted what? Productivity। इसको boost किया गया। एंड इसी के बाद हमें लेटर ऑन क्या नजर आता है, इट लेड द फाउंडेशन फॉर द अर्बनाइजेशन एंड द ट्रेड। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। So moreover, successive industrial and technological revolutions introduced machines, steam power, and mass production, eventually giving rise to what? Digital age, service economies। तो फ्रीडम टू इनोवेशन में फर्दर क्या बात दी गई है कि अमंग देम इंडिया रिफ्लेक्ट्स इट्स ट्रेडिशन ऑफ इनोवेशन डीपली एम्बेडेड इन इट्स सिविलाइजेशन एथोस। अब हमने यहाँ क्या क्या इनोवेशन के बारे में बात की, हमारे यहाँ कब से इनोवेशन की बातें चलती आ रही हैं उसके बारे में बात की है। जैसे पिंगला, ब्रह्मगुप्ता, आर्यभट्टा, भास्कर रेवोल्यूशनाइज द फील्ड्स ऑफ व्हाट? मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने फिलोसॉफिकल एसेस लिखने हो, चाहे आप इंटरव्यू में हो, चाहे आपने एथिक्स का पेपर लिखना हो, या फिर कहीं भी आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फायदा दे सकती है। सो जस्ट रिमेंबर दिस। सो सेंटर्स ऑफ लर्निंग सच एज नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, पुष्पगिरी एक्सेट्रा सर्व्ड एज व्हाट? वाइब्रेंट हब्स of interdisciplinary education, drawing students and thinkers from across Asia and nurturing knowledge system in architecture, metallurgy, medicines, ayurveda, linguistics, etc। so basically innovation की बात की जा रही है कि इंडिया भी किसी से कम नहीं था। कौन कौन से फील्ड्स में हमने इनोवेशन की एंड कहाँ कहाँ हमने इनोवेशन की, कौन कौन से हमारे एजुकेशन के हब्स थे। सो 21st सेंचुरी में जो डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम है, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड के पॉलिटिकल सॉवरेंटी की हम बात कर रहे हैं, या हम बात करें कि हम अंग्रेजों के राज के अंडर नहीं हैं इसलिए हम क्या हैं? फ्रीडम है, फ्री हैं। नो, नॉट रियली। इट इज इन्वॉल्विंग व्हाट? हमारी कैपेसिटी टू क्रिएट, टू सॉल्व एंड टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुली, ताकि हम अपने वर्ल्ड को अराउंड क्या कर पाए? चेंज कर पाए, उसको शेप कर पाए। दैट इज व्हाट इज रियल फ्रीडम। एंड दैट रियल फ्रीडम वुड ओनली कम इफ देयर आर मल्टीपल स्कीम्स विच आर गिविंग बूस्ट टू द पीपल के आप निकलिए, आपको एनेबल करने के लिए हम तैयार हैं, आपको ट्रेन करने के लिए तैयार हैं।
It is not only about absence of restraint, it is also about the capacity building. It is also about giving you proper infrastructure. It is also about giving you the equal opportunities, जिसमें आप क्या कर पाए, आप अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड कर पाए, अपने आप को फुली कंप्लीटली फोकस्ड करवा के इनोवेशंस कर पाए. So this form of freedom finds expression in our अटल टिंकरिंग लैब्स. सो अटल टिंकरिंग लैब्स में ऐसे इनोवेशन के आइडियाज आपको देखने को मिलते हैं. तो स्टार्टअप्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स, फार्म फील्ड्स प्रैक्टिसिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्सेट्रा. So lately India has been proactively decentralizing the ecosystem of innovation. अभी भी India has been proactively doing what? Decentralizing the ecosystem of innovation, extending from metro cities to rural hinterlands and from startup unicorns to self-help groups. India हर चीज में लगा हुआ है तरीके से. So right to equality, right to life and dignity, right to education and duty to develop scientific temper and reforms. So then next is strategic policy framework and budgetary push for an innovative या इनोवेशन फर्स्ट रिपब्लिक. सो मोर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो बजट 25-26 में आपको देखने को मिल रही है इज द एलोकेशन ऑफ 20,000 करोड़ रुपया, जो स्पेसिफिकली फोस्टरिंग किस चीज के लिए, R&D की बात की जा रही है इन स्ट्रेटेजिक एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स एंड क्लीन एनर्जी. अब इन्हीं सेक्टर्स को मिला के अगर 20,000 करोड़ रुपया दे दिया गया, दैट मींस गवर्नमेंट जो है वो इनोवेशन को किक दे रही है. और आज से ही नहीं, हमारा जो लैंड है वो तो इनोवेशन के लिए जाना जाता है. जैसे पिंगला, ब्रह्मगुप्ता, आर्यभट्टा, भास्कर, इन सभी ने क्या किया, फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी को रेवोल्यूशनाइज किया. तो आज भी अगर क्वांटम कंप्यूटर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, सेमीकंडक्टर्स है, क्लीन एनर्जी है, तो सभी में इंडिया जो है वो इनोवेशन करने के लिए तैयार है. एंड 20,000 करोड़ रुपया 25-26 के बजट में दिया भी गया. क्यों दिया गया? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डीप इंटरेस्ट है इस चीज में एंड उनका विश्वास है क्या कि जो इंडियंस हैं, जो यूथ है, जिसकी वैल्यू कहां पड़ती है, फॉरेन जाके पड़ती है, जहां जो फॉरेनर्स हैं या फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं या जो फॉरेन कंट्रीज है वो वैल्यू करते हैं हमारे इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को, तो आज इंडिया भी वैल्यू करेगा. आज इंडिया सिर्फ फ्रीडम की बात नहीं कर रहा है बल्कि एनेबलिंग एनवायरमेंट भी देने के लिए तैयार है, जहां पर आप अपनी फ्रीडम को क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं. सो दिस फंड कॉम्प्लीमेंट्स द 10,000 करोड़ डीप टेक फंड्स of funds recently added to the corpus under SIDBI. So मतलब it is only about कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस करने के लिए तैयार है. So milestone institutional reforms in establishing the अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. अब ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी. तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, so this is institutional reform is the establishment of अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा एनेक्ट किया गया 2023 के अंदर. ये फाउंडेशन, ये जो फाउंडेशन है, दिस रिप्लेसेस द अर्लियर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड. इसको सब को रिप्लेस कर रहे हैं विद अ सिग्निफिकेंटली वाइडर मैंडेट. तो आपको ये एक लाइन में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. इन ऑर्डर टू एनेबल प्राइवेट सेक्टर R&D, अर्ली करियर साइंटिस्ट एंड यूनिवर्सिटी ड्रिवन इनोवेशन, ANRF aims to receive what funds amounting to rupees 50,000 crores during 2023 and मतलब 2023 से लेके 2028 वाले पीरियड तक इन द फॉर्म ऑफ ANRF फंड. सो इनोवेशन के लिए क्या दिए जा रहे हैं, फंडिंग दी जा रही है. इनोवेशन के लिए क्या बनाए जा रहे हैं, हब बनाए जा रहे हैं, फाउंडेशन बनाई जा रही है. आप इससे सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए. तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. So most recently, in a transformative step to bolster India's research and innovation ecosystem, the Union Cabinet, chaired by Prime Minister of India, on 1 July 2025 has approved the research, development and innovation scheme with the corpus of rupee 1 lakh crore. Okay. Now National Innovation Foundation India, an autonomous institute under development of science and technology, it is like relentlessly nurturing such grassroots technologies. तो अब हमने क्या देखा, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया एंड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. तो ये आपने विंग्स देखे हैं या आपने फाउंडेशन देखी है, इंस्टीट्यूशंस देखे हैं जो काम कर रहे हैं इस तरफ. इसके एडिशन में उन्नत भारत अभियान विच वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कनेक्ट्स एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस विद रूरल इंडिया टू एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंजेस थ्रू एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट. तो अगर आपको मेंस में भी लिखना है तो इन 3 चीजों के बारे में आपने बिल्कुल मेंशन करना है, इग्नोर नहीं करना है. तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI बोलते हैं इसको, लाइक आधार, UPI, डिजी लॉकर, ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. तो ये सारी चीजें आप कोट करेंगे.
So according to State of India's Digital Economy Report 2024, India now ranks third in world for digitalization of the economy. By 2030, India's digital economy is projected to contribute nearly one-fifth of country's overall economy, outpacing the growth of traditional sectors. तो ऐसे जो facts होते हैं इनको आप मेंस में लिख सकते हैं, इनको इनको आप आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंडिया जो है जी ये रैंक कर रहा है थर्ड इन वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ओके, उसके बाद 2030 तक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो कंट्रीब्यूट करेगी वन फिफ्थ ऑफ कंट्रीज ओवरऑल इकोनॉमी। ओवरऑल इकोनॉमी में 20% जो हिस्सा है वो डिजिटल इकोनॉमी का होगा। और आपको क्या चाहिए? तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंडिया एनर्जी स्टैक भी इंट्रोड्यूस किया, विच इज अ विजनरी इनिशिएटिव, जो एम किस चीज के ऊपर करता है कि यूनिफाइड सिक्योर एंड इंटरऑपरेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे यूपीआई है वैसे आईईएस के ऊपर काम किया जा रहा है फॉर इंडियाज एनर्जी सेक्टर, particularly energy sector. So it will integrate what? Renewable energy, enhancing discom, so power distribution companies को enhance करना, integrate किया जाएगा renewable energy को, efficiency in delivering transparent, reliable and future ready पावर सर्विस कैसे? थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल, एक फार्मर है जो सोलर पैनल यूज कर रहा है, वो नेबल कर पाएगा कि वो फीड करे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस की गई है बैक इनटू द ग्रिड। तो मेन ग्रिड में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई है वहां पर भेज दिया जाएगा एंड रिसीव करेगा पेमेंट डायरेक्टली इनटू हिज बैंक अकाउंट। और क्या चाहिए? तो बिजली बनाओ, ग्रिड को ट्रांसफर करो, बढ़िया बात, और पैसे कमाओ। व्हाट एल्स डू यू नीड? सो एट द सेम टाइम डिस्कॉम्स कैन ट्रैक local power demand more accurately. So this is what is IES, India Energy Stack. Important ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में नजर आते हैं, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे। सेक्टर स्पेसिफिक मिशंस आर फर्दर इंटेंसिफाइंग the innovation-led strategic advancement. In the healthcare sector, the shift towards the digital first approach is being robustly institutionalized under Ayushman Bharat Digital Mission. ये भी important है। Ayushman Bharat Digital Mission currently over 70 crore Ayushman Bharat health accounts ABHA have been created. 3.49 lakh health facilities have registered on the health facility registry, and 5.23 lakh healthcare professionals have registered on the healthcare professional registry. So this digital infrastructure क्या कर रहा है? Is enabling what? Interoperability across platforms, reducing redundancy and enabling citizens to seamlessly access services such as telemedicine. So moreover, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है 2024-29 एक्शन प्लान एम्स टू कैटलाइज व्हाट इंडियाज हेल्थ केयर इकोसिस्टम। सो दिस इज व्हाट इज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कैसे इनोवेशन को हमने क्या किया, किक दिया। अब आगे चलते हैं इंडियाज वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में। यहाँ पर बेसिकली पहलगाम अटैक के बारे में जिक्र किया गया है कि कैसे आतंकवादियों ने टेररिज्म, मतलब हमारे देश को कैसे टेररिज्म ने ब्लीड किया, कैसे पाकिस्तान की पॉलिसी ब्लीड इंडिया थ्रू थाउजेंड ऑफ कट्स के तहत इंसर्जेंसी जो है वो फैलाई जाती है, कैसे टेररिज्म ने अटैक किया, कैसे हमने उसको रिस्पॉन्ड किया। सो दे हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दिस इन दिस आर्टिकल। एंड यहाँ पहलगाम अटैक को रिस्पॉन्ड करते हुए यहाँ बोला जा रहा है कि इंडिया का एक्शन जो है इट वाज क्वाइट स्विफ्ट, प्रिसाइज इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन व्हाट? ऑपरेशन सिंदूर, हिटिंग द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर बिलोंगिंग टू द लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद एंड हिजबुल मुजाहिदीन। So what else they are talking about? They're talking about के काउंटर इंसर्जेंसी मैकेनिज्म क्या है हमारे पास, जिसमें वी हैव फर्स्ट मल्टी एजेंसी सेंटर मैक। इसको हमने अपनी सिक्योरिटी की क्लासेस में भी देखा है मल्टी एजेंसी सेंटर को। एंड देन हमने आईबी के बारे में भी बात की। मैक एंड सब्सिडरी मैक सर्व्स एज व्हाट? इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म। इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे ही आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, फॉर एग्जांपल कोई टेररिज्म अटैक के तहत या फिर कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, इट शुडंट बी कि एक ही एजेंसी तक सीमित रहे, इट शुड गो बाकी एजेंसीज के पास भी। जैसे एनआईए भी स्टैब्लिश की गई एंड देन विच हैज सिंस इमर्ज एज द प्राइमरी सिटी एजेंसी, काउंटर टेररिज्म एजेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ। बॉम्बे अटैक्स के बाद, मुंबई टेरर अटैक्स के बाद ये देखा गया था। सो एज अ नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड विच enables द रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन द एजेंसी। सो एजेंसीज के बीच में रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करना कि ये हमें इंटेलिजेंस आई है, ये हो सकता है, तो सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। So then you have Financial Action Task Force, a Paris-based intergovernmental body that combats money laundering and terror
financing. India set up the Financial Intelligence Unit FIUIND in November 2004 and became part of what? Egmont Group. चलिए आगे देखते हैं. So among counter-terrorism strategy to changing nature of insurgency in the Kashmir Valley, security establishment ने focus किया on keeping pressure on terrorist groups and associated ecosystem. तो उसके ऊपर focus करने की बात की गई है under counter-terrorism. चलिए आगे नेक्स्ट आर्टिकल इज विद रिस्पेक्ट टू संस्कृत इन कंटेम्पररी टाइम्स. अब इसमें आपको एक चीज जो समझने की जरूरत है, दैट इज एक्चुअली लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देखेंगे, अगर आप चैट जीपीटी से भी बात करते हैं तो चैट जीपीटी से आप अगर पंजाबी में भी बात करेंगे तो वो रिस्पॉन्ड करती है. अब इसका मतलब क्या है कि वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज को भी समझ रही है, उसको भी प्रोसेस कर रही है. तो इसी को हम क्या कह रहे हैं कि संस्कृत संस्कृत को भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के तहत एक इंपॉर्टेंट रोल दिया जा रहा है. सो वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर ऑफ संस्कृत इज इट्स ग्रामर कोडिफाइड बाय ग्रेट सेज पनिनी इन हिज वर्क अष्टध्यायी. तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया संस्कृत ग्रामर को. एंड एआई में भी अब संस्कृत का क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है. सो संस्कृत ऑफन एसोसिएटेड विद व्हाट, रिलीजियस रिचुअल एंड स्पिरिचुअल चैंट्स. राइटली सो, ये लैंग्वेज ऑफ वेदास, उपनिषद, टेंपल सेरेमनीज भी है. अब इसके अलावा वैसे भी इसकी रेलेवेंस बढ़ रही है. आप पोइट्री की बात कीजिए इंडिया में, आप ड्रामा की बात कीजिए, आप लिंग्विस्टिक की बात कीजिए, मेडिसिन की बात कीजिए, एस्ट्रोनॉमी की बात कीजिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात कीजिए, स्टेट क्राफ्ट की बात कीजिए, उसके बियॉन्ड बात कीजिए, तो संस्कृत की इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी. तो एंशिएंट ट्रीटाइज सूर्य सिद्धांता फॉर इंस्टेंस डिस्कस प्लैनेटरी मोशन विद सरप्राइजिंग मैथमेटिकल सोफिस्टिकेशन. वाह. आयुर्वेदा टेक्स्ट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर्स को. सो अर्थशास्त्र जो है वो गवर्नेंस में डल है. ये सारा संस्कृत में ही तो दिया गया था. तो संस्कृत की जो लॉस्ट रेलेवेंस है उसको वापस लाने की बात की जा रही है. नाउ नेक्स्ट वी हैव संस्कृत नॉलेज सिस्टम, जिसमें हम देख रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में 2020. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी recognizes what, ये comprehensive ancient legacy positioning Sanskrit at the core of its Sanskrit knowledge system. तो संस्कृत knowledge system जो है it includes what, disciplines like what, philosophy, logic, grammar, mathematics, medicines, music, poetics, architecture, linguistic, etc. which have what, which have contemporary global relevance. तो national education policy जो है वो recognize करते हैं इस comprehensive ancient legacy को, जो पोजीशन करिए संस्कृत को एट द कोर ऑफ इट्स संस्कृत नॉलेज सिस्टम, जिसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है, जो सारी चीजों का मैंने आपके साथ जिक्र किया, दैट इज फिलॉसफी, लॉजिक, ग्रामर, मैथमेटिक्स, मेडिसिन. So in 8th schedule also of the constitution, India possesses a classical literature that is greater in volume than that of Latin Greek put together, containing vast treasures of mathematics, philosophy. इस बार अगर गवर्नमेंट की भी बात करो ना, मतलब लाइक जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है, इन्होंने भी हमेशा फोकस किया है इंडिया के ट्रेडिशन के ऊपर. They've always focused upon कि इंडिया की lost glory क्या है. We can proudly boast of Nalanda, Takshila, Vikramshila that regarded learning not merely as means to economic progress or professional accomplishment. चलिए आगे देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ संस्कृत इनटू स्कूल एजुकेशन. वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज द प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग संस्कृत इनटू द स्कूल करिकुलम. संस्कृत को स्कूल करिकुलम में डालने की भी यहाँ बात की गई. नाउ गुड हेल्थ विच इज इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर. इंडिया ऑनगोइंग जर्नी टुवर्ड्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट, हेल्थ हैज इमर्ज एज व्हाट, सेंट्रल पिलर ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. ओके, तो यहाँ पर 4 पिलर्स के बारे में बात की जा रही है जी, आयुष्मान भारत के बारे में. एंड आयुष्मान भारत में व्हाट यू कैन सी, आयुष्मान भारत में आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एंड प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, पीएम अभिम, together form a forward looking health ecosystem aimed at achieving what, universal health coverage. तो universal health coverage एक ही तरीके से नहीं आ जाती. universal health coverage में आयुष्मान, there are 4 pillars.
So there are four pillars. This is flagship initiative of government of India, and four pillars: Ayushman Bharat Arogya Mandir, okay, आरोग्य आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर, देन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, देन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, देन प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन. Together form what? Forward looking health ecosystem aimed at achieving universal health coverage. तो जर्नी ऑफ आयुष्मान भारत began with policy vision. इन मार्च 2017 नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो थी आर्टिकुलेटेड क्लियर मैंडेट कि इंडिया जो है इट शुड एम्ब्रेस फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन, ताकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को एक्सेलरेट किया जा सके. सो 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. तो विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जिसने 5 लाख रुपए पर फैमिली को ऑफर किया. बट एनीवे आपको देखने को मिलता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स आप कहते हैं कि आपके पास आयुष्मान कार्ड है, उसको पकड़ो, जेब में डालो और साइड पे हो जाओ. तो सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल या अदरवाइज जो भी जिनके साथ भी टाई अप है वो इसमें मदद करते हैं, बाकी हॉस्पिटल्स बिल्कुल भी नहीं इसको ख्याल करते. In 2018, the first Ayushman Arogya Mandir was also set up with the vision to develop expanded range services to go beyond what maternal and child care and include care for non-communicable diseases also. तो हेल्थ जो अम्ब्रेला थी उसको बढ़ाने की बात की जा रही थी, बट एनीवे उतना कामयाब अभी हो नहीं पाया, चाहे हम यहाँ बैठ के इसको अप्रिशिएट जरूर कर रहे हैं. Government even conceptualized the digital backbone needed to support this transformation. National Health Stack was released in July 2018 to define the technical architecture for India's digital health ecosystem. So this was followed by National Digital Health Blueprint in December 2019, which laid out the principle of federated privacy preserving system to digital healthcare services. Anyways, तो उसके बाद लॉन्च ऑफ पीएम अभिम अक्टूबर 2021 में. स्ट्रक्चरल नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई. तो जो बैकबोन की बात की ना यहाँ पर हमने कि 4 पिलर्स हमें चाहिए जो हमारे कंट्री को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे सकते हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ क्या हो जा रही है, एक एक करके बात हो रही है. तो बिफोर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब था फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफ फॉर लो इनकम फैमिलीज. उनका सब कुछ ही खत्म हो जाता था, उधार पकड़ना पड़ता था, फिर बाकी टाइम उनका निकलता था उस उधार को चुकाने में. तो ये सारी चीजें वो करते रहते थे. सो इम्पैक्ट हैज बीन ट्रांसफॉर्मेटिव. अब जून 2025 तक ओवर 9 करोड़ हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटल एडमिशंस हैव बीन प्रोवाइडेड तो इस स्कीम के अंडर, सो विच इज अ गुड थिंग. देन 3-pronged strategy. First, strengthen surveillance response mechanism. तो आप इन डीप भी मत जाइएगा, बट यू शुड नो जो ये 4 पिलर्स हैं फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनको एक एक लाइन में भी आप देखते जाएंगे तब भी बात बन जाएगी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, चाहे पूरी हेल्थ कवरेज देने से रिलेटेड है, इवन फॉर दैट मैटर मेडिसिन से रिलेटेड भी हो तब भी. तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ये एक 14 डिजिट यूनिक हेल्थ आईडी है जो अलाउ करता है इंडिविजुअल को कि वो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड एनीवेयर इन द कंट्री हेल्थ केयर मतलब अवेल करवा सकते हैं. इसके अलावा हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री है. इट्स अ वेरीफाइड लिस्ट ऑफ लाइसेंस प्रैक्टिशनर अक्रॉस ऑल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एनहांसिंग ट्रस्ट एंड एनेबलिंग वेरीफाइड सर्विस डिस्कवरी. तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. कई बार आपको क्या आ जाता है, उसमें आ जाता है क्या कहते हैं, लाइक प्रीलिम्स में दे कैन बी ए क्वेश्चन. चलिए आगे चलते हैं. देन यू हैव एम्पावरिंग द फार्मर्स. फार्मर्स को एम्पावर करने की बात की जा रही है. जो हमारी कंट्री है उसने सेल्फ सफिशिएंसी तो अचीव की है. आपको याद होगा इवन इंदिरा गांधी के टाइम से, मिसेस गांधी के टाइम पर कैसे हमारे जो कंट्री थी वो स्ट्रगल कर रही थी, एंड स्ट्रगल करने के बाद कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आई. और आज तो दौर ये आ गया कि ड्रोन्स के साथ सारा काम होता है. आज सॉइल हेल्थ कार्ड बनते हैं. आज तो एग्रीकल्चर में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है कि वो हमारे किसान भाइयों को इंपॉर्टेंस दे, उनको फायदा दे, उनकी क्रॉप फेलियर के चांसेस जो हैं वो कम करवाए. सो गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट. लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितनी अवेयरनेस फैल पाती है. क्या जितनी स्कीम्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स, विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, विद रिस्पेक्ट टू फर्टिलाइजर्स, विद रिस्पेक्ट टू सॉइल, क्या उन तक पहुंच पाती है? आंसर उसका नहीं है, नहीं पहुंच पाती है.
So under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, special strategic steps were taken, which included improving productivity, increase area coverage, and ensuring procurement from the farmers. Farmers ने respond किया by enhancing yield and production, जिसने result किया in India becoming nearly what self-sufficient. किसमें? Pulses में. Okay, so India has made a rapid stride also in both production and productivity of the crops. तो हमने crops में productivity of the crops में हमने बहुत growth देखी है. Farmers income security multi-pronged strategy, increasing production productivity, okay, and then reducing cost cultivation, then ensuring farmers get the best price. Then you have post harvest, then diversification of high values product differentiations, risk mitigation, farmers income security multi pronged strategy के ये सारी चीजों की तरफ क्या करने की जरूरत है, हमें इन सारी चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, तब जाके बात बनती है. So one of the key instruments to reduce the cost of cultivation is by providing what? Concessional short term credit. कंसेशनल क्या देना जी? शॉर्ट टर्म क्रेडिट देना थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड. कैसे देना? थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम. तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का मतलब होता है कि कम रेट के कम ब्याज दरों पर किसान को पैसे अवेल करवाना. तो यूरिया डीएपी आर बीइंग प्रोवाइडेड एट हाईली सब्सिडाइज्ड रेट, ये याद रखिएगा आप. तो इंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर द फार्मर्स, गवर्नमेंट ने क्या किया? डिसीजन लिया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 22 एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए दिया जाएगा. ये भी याद रखिएगा, 22 एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की गई, which will be fixed at least 1.5 times of the cost of production. अगर 1000 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट है तो 1500 रुपया फिक्स किया गया. So above policy decision was also followed by a very robust system of procurement and collaboration. So as part of Atmanirbhar package, the government launched what? Agriculture Infrastructure Fund. Government ने क्या launch किया? Agriculture Infrastructure Fund, जिसने प्रोवाइड किया फॉर एन इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% ऑन लोन्स फॉर प्रोजेक्ट related to post harvest infrastructure. So target of 1.5 lakh crore of investment was fixed, interest was capped at 9%, fund has enabled an investment of 1.03 lakh crore. तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट फोकस करके आगे लेके जाने की कोशिश कर. देन यू हैव फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एफपीओ. ये जो एफपीओज हैं, दे आर स्टेडली बिकमिंग बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन. कैसे? ऑफ डाइवर्सिफिकेशन के साथ, एडॉप्शन के साथ ऑफ टेक्नोलॉजीज, पोस्ट हार्वेस्ट. दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो याद रखिएगा, अगर आप जिक्र करते हैं इन सभी चीजों का एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे. बिल्कुल ध्यान रखना. आपको ये चीजें जो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं वो सारी पता होनी चाहिए. अगर आप उनको लिख रहे हैं तो पेपर चेकर को भी लगता है कि यार ये जो बच्चा है पढ़ा लिखा है, वेल रेड है, इसको सारी चीजों के बारे में नॉलेज है, इसको एमएसपी का भी पता है, इसको 22 एमएसपी का भी पता है, इसको जीवीए का भी पता है, इसको जीडीपी का भी पता है, इसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का भी पता है, इसको ये भी पता है कि कैसे ये हेल्प करती है, इसको ये भी पता है कि एक रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ फार्मर्स है जो अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करके फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज जो है वो करते हैं, जैसे बीज खरीदना या खेती करना या अपनी फसल को बेचना. तो बेसिकली फार्मर्स मिलके कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, जिससे उनको बार्गेनिंग पावर मिल जाती है, मार्केट का एक्सेस मिल जाता है, प्रॉफिट ज्यादा मिल जाते हैं. सो मिनिमम एक्चुअली लाइक आप 10 के मेंबर्स मिलके इसमें काम कर सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन. सपोज 100 फार्मर्स इकट्ठे होके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वो फिर फर्टिलाइजर भी बल्क में उठा के चीपर रेट पर. चलिए, देन यू हैव डिजिटल क्रॉप सर्वे विच इज इंपॉर्टेंट नाउ. डिजिटल क्रॉप सर्वे क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि क्रॉप का सर्वे हो रहा है डिजिटली. डिजिटली कैसे? मतलब ड्रोन्स के साथ पिक्चर्स लेके, अदरवाइज एरर फ्री सर्वे ऑफ लैंड प्लॉट्स फॉर द क्रॉप जोन. क्रॉप सर्वे जो कि बेस्ड ऑन मोबाइल एप्लीकेशन, वेयर इन द जो सर्वेयर है हैज टू बी फिजिकली प्रेजेंट within the geo-referenced plot to record the crop which has been sown and also upload the photograph as evidence. तो उसको करना पड़ता है. इवन आजकल तो आपने देखा है कि एप्लीकेशंस भी आ गई हैं जो फसल बीमा योजना में भी सरकार को हेल्प करती है कि कितना डैमेज है, कितना डैमेज नहीं है. गवर्नमेंट इवन कमिटेड है कि फार्मर्स को एम्पावर करना है कि वो सर्टन करें कि सीड जो है उनके द्वारा जो प्रोक्योर किए जा रहे हैं दे आर रिक्विजिट क्वालिटी, सही क्वालिटी है कि हैं या नहीं है. तो उसके लिए साथ ही सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया रिसेंटली, which aims to ensure what traceability of seeds from
breeder to retail levels. The first phase of project has been launched to establish this traceability from breeder to certified. Then you have next freedom with steel resolve. यहाँ पर बताया जा रहा है कि देयर वर न्यूमरस आयरन एंड स्टील मेकिंग सेंटर्स, पुरानी बात की जा रही है, गोलकंडा, माइजोरू, ग्वालियर, तंजौर, लाहौर, आगरा, जयपुर, अमृतसर, हाई क्वालिटी स्टील पॉपुलरली नोन एज वुड स्टील। वुड स्टील ये इंपॉर्टेंट है, यूज टू बी प्रोड्यूस फ्रॉम चारकोल बेस्ड आयरन। चारकोल बेस्ड आयरन से क्या किया जाता था, इसको प्रोड्यूस किया जाता था। India swords made of such steels became highly reputed, and the martial threat posed by them was recognized by the British colonial power. Famous swords of Tipu Sultan, made of such steels with a curved blade, had been used to confront the British Army in 1799 में। जनरल बातें यहाँ डिस्कस की गई है, नॉट दैट टिपिकल। यहाँ पर एबीसी ऑफ स्टील लैंग्वेज में लाइक कुछ जिक्र किया गया आयरन ओर्स के बारे में। एंड देन यू हैव हेमाटाइट, लिमोनाइट, सिलिसस, सिलिसियस और आर इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर्म्स ऑफ आयरन ओर। ये रख लेना याद, क्योंकि में आपको पूछा जा सकता है। देन लाइमस्टोन, सेडिमेंट्री रॉक कंटेनिंग व्हाट अप टू 50% ऑफ कार्बोनेट लाइम। ओके, देन coke, solid left from the carbonization of the coal after volatile matter has been discovered. Then skip host, blast furnace, pig iron. This is the crude iron produced in the blast furnace. It is called as pig iron because a mass of metal cast in a simple shape for storing or transporting looks somewhat like a pig. Then you have hot pig. So based on that, ये सारा यहाँ mention किया गया. Final product of pig iron is ingots. आप इनको याद कर लेना prelims में important terminologies. Guys, that was all for your योजना मैगजीन। आई होप आपको योजना मैगजीन समझ आई। देंगे जी अगली बार फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।